प्रणाली देखो, तुम्हें मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। मेरी तरफ की बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। विकास अपनी पत्नी प्रणाली को समझा रहा था। तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारे सामने कभी नहीं पड़ूंगी, और ना तुम मेरे सामने आओ। दफा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। गुस्से में प्रणाली बड़बड़ा रही थी। प्रणाली, एक बात, मेरी बात सुनो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विकास बहुत देर तक दरवाज़ा पीटता रहा, मगर प्रणाली ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाज़ा खुला। थक हार कर विकास हॉल में आकर दीवान पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। नौकरी की तलाश में आए विकास को मिल में सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट उसकी अच्छी बॉडी की वजह से मिल गई थी। वहीं फैक्ट्री की एरिया में उसे 2 कमरों का क्वार्टर भी मिल गया था। अच्छे से सर्विस में जमने के बाद विकास अपनी पत्नी प्रणाली को भी यहीं ले आया था। शादी हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे, पर अभी तक उनके कोई औलाद नहीं थे। शुगर फैक्ट्री में अक्टूबर से फरवरी मार्च महीने तक का समय सीजन कहलाता है। यानी इस समय फैक्ट्री में चीनी बनने का प्रोसेस चालू रहता है। यह समय सभी मुलाजिमों के लिए बहुत अहम रहता है, यहाँ तक कि सभी अफसरों के लिए भी। उस दिन विकास की छुट्टी थी। पास ही देवास से उसके कुछ दोस्त फैक्ट्री देखने आए थे। चलती फैक्ट्री में चीनी बनाने का प्रोसेस देखना बहुत दिलचस्प होता है। सभी बड़े ध्यान से गन्ने को क्रेन द्वारा उठाकर क्रेन कैरियर में डाल जाना देख रहे थे। जिस ट्रक से गन्ना उठाया जा रहा था, खाली होने के बाद वह वापस मुड़ने लगा कि अचानक ही विकास की नज़र एक नन्ही सी बच्ची पर पड़ी, जो अपने ही धुन में हाथ में एक छोटा सा गन्ना लिए उस ट्रक के ठीक पीछे खेल रही थी। विकास बिना एक पल भी गवाए चिल्लाता हुआ उस और फुर्ती से दौड़ पड़ा। ट्रक उस बच्ची के हाथ भर की दूरी पर ही था कि विकास ने बच्ची को खींचकर अपनी गोद में उठा लिया। लोगों की शोरगुल से सारा माजरा समझकर ट्रक वाले ने तुरंत ब्रेक लगाया। आनन फानन वहां भीड़ जमा हो गई। ट्रक वाले ने उतरकर हाथ जोड़ते हुए सभी से माफ़ी मांगी और विकास का शुक्रिया अदा किया। इस घटना से घबराई बच्ची विकास से कसकर लिपट गई। तभी पीछे से किसी ने विकास की बाह पकड़कर उसे खींचा और एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? बच्ची अब विकास को छोड़कर मामा कहते हुए उस औरत के गले जा लगे। अरे मैडम, आप बिना सोचे समझे जिस इंसान को मार रही हैं, उसी ने आपकी बेटी को ट्रक की चपेट में आने से बचाया है। कैसी माँ हैं आप? खुद बच्ची का ख्याल नहीं रखती और दूसरों पर तोहमत लगाती हैं। विकास के दोस्त ने थोड़ा तैश में आकर कहा। पूरी बात समझने के बाद वह औरत अवंतिका बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसने तत्काल विकास से माफ़ी मांगी और उसे थैंक यू कहा। रात को बिस्तर पर लेटे हुए विकास को उस बच्ची की याद हो आई। फिर उसे उसकी माँ का वह थप्पड़ भी याद आया। कितनी घबराई हुई थी उस बच्ची की माँ। 2-3 दिन बाद विकास केबिन में बैठा था कि सामने से उसे वही औरत आती दिखे। वह उसी की तरफ बढ़ी चली आ रहे थे। मैं सच में उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कई बार सोचा कि तुमसे मिलकर माफ़ी मांग लो, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर उस दिन तुम मेरी सुरभि को ना बचाते तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाती। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। कहकर अवंतिका ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ ऐसी बात ना करें। मैंने उस दिन जो किया वह मेरा फ़र्ज़ था। क्या आप यही फैक्ट्री में रहती हैं? बात बदलने के मकसद से विकास ने पूछा। हाँ, शाम को पार्क में मिलो ना, वहीं बात करते हैं। सुरभि भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। अभी मेरे ऑफिस का समय हो रहा है। कहते हुए अवंतिका तेजी से जनरल ऑफिस की तरफ चल दी। शाम को विकास पार्क में पहुंचा। तभी सुरभि चिल्लाई, मम्मी, मुझे बचाने वाली अंकल। अवंतिका ने मुड़कर पीछे देखा तो विकास को अपनी और अपलक ताकते देखकर वह हौले से मुस्कुरा उठे। विकास थोड़ा अचकचा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे तुम आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो?
अवंतिका हंसते हुए बोली। जी, कहते हुए विकास ने सुरभि को गोद में उठा लिया। विकास और अवंतिका देर तक बतियाते रहे। अवंतिका ने अपने बारे में विकास को बताया कि तकरीबन साल भर पहले उसके पति एक सड़क हादसे में चल बसे हैं। बहुत टूट गई थी वह, लेकिन सुरभि का मुंह देखकर उसने जिंदगी जीने की ठान ली है। मिल की नीतियों के तहत पति की नौकरी उसे मिल गई थी, तब से वह यही है। अवंतिका के खुले बर्ताव ने विकास पर बहुत असर डाला। प्रणाली घर पर थी नहीं, विकास से कोई ज़्यादा यार दोस्त भी नहीं थे। उसके पास अभी समय ही था। इधर जिंदगी के अकेलेपन में उबी हुई अवंतिका भी विकास में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। नतीजातन वे काफ़ी समय साथ बिताने लगे। सुरभि भी विकास से काफ़ी घुल मिल चुकी थी। कल सुरभि का बर्थडे है और तुम्हें आना है घर, एक शाम अवंतिका ने विकास से कहा। अरे वाह, बिल्कुल आऊँगा। वैसे और कौन कौन आ रहा है? विकास ने हंसकर पूछा। तुम, मैं और हमारी सुरभि बस। सुरभि के गालों पर एक प्यारी सी चुम्मी लेते हुए अवंतिका ने कहा। विकास को कुछ अजीब सा लग रहा था। दरअसल उसे इस तरह अकेले अवंतिका के घर जाने में सकुचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन अवंतिका और सुरभि से हो चुके जुड़ाव के चलते आखिरकार उसने उनके घर जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन शाम 6:30 बजे विकास अवंतिका के घर जा पहुंचा। सुरभि ने दरवाज़ा खोला तो उसने उसे बर्थडे विश करते हुए एक खूबसूरत गिफ्ट उसके हाथों में रख दिया। अंकल, आप क्या लाए हो मेरे लिए? पूछते हुए सुरभि गिफ्ट को खोलने में लग गई। खुद ही खोलकर देख लो, हंसकर कहते हुए विकास ने बैठक में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे के सामने की दीवार पर एक फोटो में अवंतिका के साथ उसके पति व सुरभि को देखकर विकास हैरानी से भर गया। क्या देख रहे हो विकास? ये सुरभि के पापा हैं। अवंतिका की आवाज़ सुन विकास पीछे मुड़ा। उसकी नज़रें एकटक अवंतिका पर जा टिकी। शानदार इवनिंग गाउन में अवंतिका बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। तीनों ने मिलकर केक काटा, फिर खाना खाकर ढेर सारी मस्ती और डांस किया। 8 बजने को थे। सुरभि थक कर सो चुकी थी। अवंतिका के कहने पर विकास ने उसे बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। विकास ने अवंतिका से चलने की इजाज़त लेनी चाहिए। मुझे छोड़कर जा सकोगे तुम? अवंतिका की मदभरी आवाज़ ने उसे उसके बढ़ते कदम को जैसे रोक दिया था। उसने आगे बढ़कर विकास का हाथ थामा और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। अवंतिका जी, यह सही नहीं है। विकास के हिलते होठों की आवाज़ गले में ही घुट कर रह गए। अवंतिका ने उसके मुंह पर उंगली रखी और उस पर झुकती चली गई। अवंतिका का विकास दीवाना होकर रह गया, पर घर आकर विकास को बहुत पछतावा होने लगा। वह एक शादीशुदा खुशहाल इंसान था, लेकिन वक्ती नज़ाकत में उसे भी होश नहीं रह गया था। अवंतिका की खूबसूरती ने उससे वह करवा दिया था जिसे सोचकर भी उसे शर्म आ रही थी। वह अवंतिका से दूर रहने लगा। अब ऐसे ही एक दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद विकास चाय पीते हुए टेलीविज़न देख रहा था कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही विकास चौंक पड़ा। दरवाजे पर अवंतिका सुरभि को लिए खड़ी थी। अंकल देखो, मम्मी ने मुझे कितनी अच्छी घड़ी दिलाई है। यह अंधेरे में भी टाइम बताती है। अरे वाह, यह तो सच्ची में बहुत सुंदर है। विकास ने उसे प्यार से दुलारते हुए कहा। आप थोड़ी देर टीवी देखो, मम्मी को अंकल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अवंतिका ने बेटी सुरभि से कहा। ओके मम्मी। सुरभि रिमोट लेकर चैनल बदलने लगी। इधर आओ। अवंतिका ने विकास का हाथ पकड़कर उसे उसी के बेडरूम में खींच लिया। यह क्या कर रही हैं आप? विकास ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अवंतिका ने गुस्से से पूछा। देखिए, उस दिन जो भी हुआ सही नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। अगर आप मुझे ना उकसाती तो यह ना होता। अच्छा, तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। देखिए, मैं आपको पसंद करता हूँ,
सुरभि को भी बहुत प्यार करता हूँ, पर इस परवर को यही ख़त्म कर दूँ। विकास, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सच में तुम मेरा पहला प्यार हो। सुरभि के पापा आशीष को मैंने कभी इतना प्यार नहीं किया। विकास के गले में अपनी बाहें डालते हुए अवंतिका बोली, तुम्हें जब पहली बार देखा तो बस देखती ही रह गई। तुम्हारे चौड़े सीने और मजबूत बाहों में खो जाने को जी चाहा और जाने अनजाने में तुमसे प्यार करने लगी। मम्मी, मुझे अब नहीं देखना टीवी। हाथ में रिमोट लिए बेडरूम के दरवाजे पर सुरभि खड़ी थी। ओके, बस चल ही रहे हैं, बस 2 मिनट मेरी प्यारी सुरभि। ओके। सुरभि के जाते ही अवंतिका फिर से विकास के गले लग गई और बोली, विकास, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करते हो बहुत, और अगर यह सच है तो तुम्हें आज रात फिर से मेरे घर आना होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद सुरभि को लेकर अवंतिका तेज कदमों से बाहर निकल गई। रात को अवंतिका की कशिश में बंधे विकास के बहकते कदम एक बार फिर उसकी चौखट पर जा पहुँचे। पर कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही हाल उनके इस प्यार का भी हुआ। जब विकास कई दिनों तक घर नहीं आया तो पत्नी प्रणाली अपने एक रिश्तेदार के संग विकास के पास फैक्ट्री में जा पहुंची। प्रणाली के आ जाने से विकास की जिंदगी अब बदल गई। अब वह काम से सीधे घर आता और ज़्यादातर समय अपने पत्नी के संग ही गुजारता। इधर विकास से अचानक हुई इस दूरी से अवंतिका बौखला उठी। उसने विकास को बुलाने के लिए कई बार फ़ोन किए, पर विकास ने आने में मजबूरी जताई। अवंतिका विकास को फ़ोन करके उस पर जल्द से जल्द मिलने का दबाव बनाने लगी, पर जब विकास ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक दिन भरी दोपहरी में वह विकास के घर जा पहुंची। विकास उस वक्त घर पर नहीं था, पर पत्नी प्रणाली ने बड़े ही अपनेपन से उसका स्वागत किया। अपने आप को विकास का दोस्त बताते हुए अवंतिका ने बड़ी बेबाकी से प्रणाली को अपने और विकास के बीच बने गहरे रिश्ते का संकेत देना चाहा, जिसे प्रणाली ने कोई तूल नहीं दिया। शाम को प्रणाली से इस बात का पता चलते ही विकास को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आया। इस तरह की हरकत करके आखिर वह साबित क्या करना चाहती है। रात का खाना खाकर बाहर टहलने के बहाने विकास अवंतिका के घर जा पहुंचा। विकास को आया देखकर अवंतिका मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा उठी। सुरभि सो चुकी थी। विकास को इतने समय बाद अपने समीप पाकर अवंतिका की खुमारी बढ़ने लगी, पर विकास ने अपनी तरफ बढ़ रहे अवंतिका के हाथों को झटक दिया। अपने प्यार की पहल की इस बेइज्जती पर अवंतिका तिलमिला गई। यह क्या बदतमीजी है विकास, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे प्यार को ठुकराओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ, और इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और किसी की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को समझने की कोशिश करो अवंतिका। मैं अब और ज़्यादा अपनी पत्नी को धोखे में नहीं रख सकता। अच्छा, अब बीवी पास में है तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बीवी के आते ही तुमने दूध में गिरी मक्खी की तरह मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। तुम प्रणाली से तलाक ले लो। अवंतिका गुस्से से उबलने लगी। यह मुमकिन नहीं है अवंतिका, विकास ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा। तो क्या आज तक तुम मुझसे सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सबक सिखा कर रहूंगी, अवंतिका ने विकास से कहा। विकास ने अपना हाथ छुड़ाया और दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। चोट खाई घायल नागिन सी अवंतिका फुफकार उठी। उसने विकास को सबक सिखाने की ठान ली। 2-3 दिन वकीलों के पास दौड़ भाग कर उसने विकास के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। विकास अब पुलिस हिरासत में था। फैक्ट्री में उसके संबंधों की पोल पट्टी खुलते देर न लगी। जितने मुंह उतनी बातें। अवंतिका के पड़ोसियों को तो पहले ही इस बात का शक था कि दोनों के बीच कोई चक्कर वक्कर जरूर है। सब कुछ बहुत ही अचानक घटा था। प्रणाली तो विकास पर अचानक आए इस मुसीबत से ठगी सी रह गई। फिर भी रो धोकर घर बैठने के बजाय उसने हिम्मत करके अवंतिका के घर जाकर
इस मसले पर उससे बात करनी चाहिए। पर गुस्साई अवंतिका ने उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे सीधे कोर्ट में ही मिलने की धमकी दे दी। प्रणाली इतना तो समझती थी कि विकास गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। उसने आस पड़ोस में सभी से इस बाबत जानकारी निकाली और कुछ पुख्ता आधारों पर वह तकरीबन 1 महीने में ही विकास की जमानत कराने में कामयाब रही। हिरासत से बाहर निकलकर आए विकास ने प्रणाली की आंखों में तैरते सवालों को देखकर उसे शुरू से आखिरी तक की सारी सच्चाई बता दी और इस बात के लिए उससे बहुत बार माफ़ी भी मांगी। विकास और अवंतिका के संबंधों की सच्चाई ने प्रणाली को हैरत में ला दिया। वह अपने को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत देर तक विकास वैसे ही खामोश बैठा रहा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि प्रणाली को कैसे मनाए या माफ़ी मांगे। भीतर कमरे में विकास से नाराज प्रणाली काफ़ी देर तक रोती रही। उसे विकास से इस तरह की बेवफाई की उम्मीद तो कतई नहीं थी, पर अवंतिका के गुस्से से उसे इतना तो समझ आ चुका था कि विकास ने अपनी गलती को दिल से स्वीकार किया है और आगे इसे न दोहराने का वादा भी किया है, वरना अवंतिका उसके खिलाफ रिपोर्ट ही क्यों करती। इसके बाद प्रणाली ने हर कदम पर अपने पति का साथ देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह साबित कर दिया कि अवंतिका और विकास के बीच में बना संबंध उनकी आपसी सहमति से बना रिश्ता है, जो एक नहीं बल्कि कई बार बन चुका है। अवंतिका की मेडिकल रिपोर्ट से भी साफ हो गया था। आस पड़ोस के लोगों या जिन्होंने अवंतिका व विकास को कई बार पार्क में व घर पर मिलते हुए देखा था, उनकी गवाही से भी अवंतिका और विकास के प्यार भरे रिश्तों का सच सामने आ गया। विकास के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसके खिलाफ केस साबित हो सके। नतीजतन कोर्ट से विकास बाइज्जत बरी किया गया। इस मौके पर उसकी खुशी तब और दोगुनी हो गई जब प्रणाली ने उसे अपने पेट से होने की जानकारी दी। उधर अवंतिका को कोर्ट से हताशा ही हाथ लगी। गुस्से में उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस केस के बाद लोगों के बीच उनका संबंध चर्चा की बात बन चुका था। विकास के साथ उसकी पत्नी प्रणाली खड़ी थी, पर इधर अवंतिका बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वह जैसे तैसे सुरभि की खातिर अपनी जिंदगी को बस ढोए जा रही थी। एक दिन विकास प्रणाली के संग बैठा था कि रात के 9 बजे मोबाइल पर आ रहे कॉल में अवंतिका का नंबर देखकर वह चौंक गया। उसने धीरे से अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। प्रणाली को इस हालत में वह बिल्कुल भी दुखी करना नहीं चाहता था। सुबह उठकर उसने चाय पीते समय अपना मोबाइल स्विच ऑन किया तो उसमें अवंतिका के ढेरों मैसेजेस देखकर वह उन्हें पढ़ने लगा। अवंतिका ने उस पर केस करने के लिए उससे बार बार माफ़ी मांगते हुए मिलने की इच्छा जाहिर की थी। फिर अचानक अवंतिका का अंतिम मैसेज पढ़ते ही विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ाकर उठा और बाहर की तरफ लपका। विकास ने देखा कि आस पड़ोस से 1-2 लोग अवंतिका के घर के समीप बड़ी हैरानी के भाव लिए खड़े हैं। क्या हुआ? विकास ने घबराते हुए पूछा। हम भी अभी अभी आए हैं। काफ़ी देर से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। वह चलकर देखते हैं, अवंतिका के एक पड़ोसी राजेश ने कहा। विकास ने सुरभि को पुकारते हुए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका हाथ लगते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए। सोफे पर अधलेटी अवंतिका की लाश पड़ी थी और उसका बायां हाथ खून से सना होकर सोफे से लटका हुआ था। 5 साल की मासूम सुरभि इतना सारा खून देखकर बुरी तरह से रोते हुए अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को फ़ोन कर दिया गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर तमाम छानबीन करके अवंतिका के घर को सील कर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के हाथ अवंतिका के मोबाइल के अलावा और कुछ खास ना लगा। सहमी सुरभि विकास की गोद से उतरकर कहीं और जाने को तैयार न थे। अवंतिका के मोबाइल में पुलिस को उसके द्वारा विकास को किए गए कई मैसेजेस मिले, जिनमें आखिरी था, प्रिय विकास, तुमसे मिलने से पहले यह जिंदगी बस गुजर रही थी। तुम मिले तो मैं इसे जीने लगी,
लेकिन तुमसे बिछड़कर अब यह बोझ बन चुकी है जिसे मैं अब और ज़्यादा नहीं ढो सकती। मैंने तुम पर झूठा केस करके तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अपने फायदे के चलते मैं लालची हो चुकी थी। बस जिंदगी को छोड़ते समय मुझे एक ही तकलीफ है कि मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम किसी भी हालत में इसे अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं सुरभि को तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रही हूँ। हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। सिर्फ तुम्हारी अवंतिका। मैसेज से साफ हो चुका था कि अवंतिका ने पछतावे के चलते जान दे दी थी। अवंतिका से दूर होने का अंजाम इतना बुरा होगा, विकास ने कभी नहीं सोचा था। पुलिस ने विकास को ताकीद दी कि वह फिलहाल शहर छोड़कर तब तक कहीं ना जाए जब तक कि जांच पूरी होकर यह केस बंद नहीं हो जाता। चूंकि सुरभि किसी और के पास जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे हाल फिलहाल विकास को ही सौंप दिया गया। सुबह से गया विकास तकरीबन 1 बजे सुरभि को अपने सीने से लगाए घर में आया। प्रणाली को भी इस घटना की खबर पहुंच चुकी थी। विकास को देखते ही वह उसके गले जा लगी। सहमी हुई सुरभि को बड़े प्यार से उसकी गोद से लेकर उसने गर्म पानी से नहलाया और बहलाकर कुछ खिलाया पिलाया। दूसरे दिन सुरभि को उसके नाना नानी को सौंप दिया गया। अवंतिका के मैसेज से सारी बात साफ थी, इसीलिए खुदकुशी का केस फाइल कर उसे जल्द ही बंद कर दिया गया। विकास अभी भी सख्ते में था। वह जानता था कि अवंतिका जिद्दी है, पर उसका जुनून इस हद तक जा पहुंचेगा वह कभी सोच नहीं पाया था। लेकिन प्रणाली ने बड़े ही जतन से हालात को संभालते हुए विकास को उस डिप्रेशन से जल्द ही बाहर निकाल लिया। और यही नहीं, अवंतिका की आखिरी इच्छा की इज्जत करते हुए प्रणाली ने सुरभि को गोद लेने की इच्छा भी जाहिर की, जिसे विकास ने भी खुश होकर मान लिया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। मानसी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आपका इंतज़ार हो रहा है। मेरी डिलीवरी से बच्चे के अन्नप्राशन तक सारे काम आपको संभालने हैं। सब संभाल लूँगी, तो बस अच्छा खाना, इस समय भारी खाना सही नहीं। हाँ मम्मी, संगीता बुआ भी ढेर सारी हिदायतें दे गई हैं। आई थी क्या? हाँ, परसों ही तो आई थी। आपको फ़ोन नहीं किया क्या उन्होंने? कह रही थी आपसे बात करेंगी। काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं आया। अच्छा, अभी तक तो नहीं आया। जाने कैसे झूठ उसके मुंह से निकल गया। सच तो यह था कि कल सुबह जीजी की 2 मिस कॉल देखकर भी उसने उन्हें फ़ोन नहीं किया। पिछले कुछ समय से वह अपनी अटपटी सी खींच के तहत जीजी को नज़रअंदाज करने लगी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। संजय की बड़ी बहन और अपनी इकलौती ननंद संगीता जीजी से उसकी खूब बनती थी, पर इस साल कुछ ऐसा हुआ कि मन में जीजी के प्रति दुर्भाव भर आया है। कारण किसी को बताती तो उसकी स्वयं की परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। खुद भी वह स्नेहमयी ननंद के प्रति अपने कुढ़न वाले रवैये का तुच्छ प्रदर्शन सही नहीं समझती। जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब जरा सी बात पर अंतर्मन करीबी रिश्तों के प्रति उदासीनता ओढ़ लेता है। ऐसा अवसर तब आया जब संगीता जीजी उसके बेटे बहू के साथ उदयपुर आई और लॉकडाउन में फंस गई। मम्मी, मानसी की आवाज़ पर वह चौंकी। मम्मी, मूंग दाल के लड्डू बना लाना, ये कई बार याद कर चुके हैं। यह सुनकर ख्यालों को झटकती वह सचेत हुई। हाँ हाँ हाँ, ले आऊँगी। चलो अब फ़ोन रखती हूँ, मुझे ना बहुत काम है। कुसुम ने बहू से कहा और फ़ोन रख दिया। आंखें मूंद कर सिर्फ सोफे पर टिकाया तो स्मृति पटल पर संगीता जीजी एक बार फिर छा गई। बड़ा मन करता है कुसुम, कुछ दिन तुम लोगों के पास आकर रहूं। जीजी जब तब कहती तो वह बोलती, जयपुर से उदयपुर है ही कितनी दूर। जब भी करण मानसी यहाँ आए उनकी कार में बैठकर चली आओ ना। एक ही शहर में रहने का इतना फ़ायदा तो भतीजे से उठाओ। होली की बात करण मानसी के उदयपुर आने का कार्यक्रम बना। यह जीजी को पता चला तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गई। करण मानसी अपने साथ अपनी संगीता बुआ को भी उदयपुर ले आए। उदयपुर आकर सब बहुत खुश थे, पर 3-4 दिनों में ही सबको कोरोना
को लेकर तनाव होने लगा। अनिश्चितता के माहौल में सब वापस जाने का निर्णय लेते उससे पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई। जो जहाँ था वही थम गया। अपनों के बीच हैं, यह सोचकर सब संतुष्ट थे। मानसीकरण का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बाहरी मदद बंद हो तब काम बढ़ जाना स्वाभाविक था। संगीता जीजी मना करने के बावजूद साधिकार घरेलू कामों में सहायता करवाती। मानसी को घर के काम करने की आदत नहीं है और कहीं जीजी बुआ सास होने के नाते उससे कोई अपेक्षा ना रखें। इस कारणवश उसने उनके वर्क फ्रॉम होम को सुरक्षा कवच बनाकर उन्हें घर के कामों से बचा लिया। मानसी कभी रसोई में आती भी तो अपना ऑफिस संभालो, यह सब हम कर लेंगे, कुछ खाने का मन हो तो बता देना, या छुट्टी के दिन मूवी देख लो, आराम कर लो, कहकर जीजी के सामने ममतामयी सास का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानसी को रसोई से दूर रखते। वैसे भी कुछ दिनों के लिए आई बहू को घर का काम सिखाने की माथापच्ची में उसे कोई तुक नजर नहीं आता। बेवजह की रोक टोक, काम सिखाने का फिजूल प्रयास उसे ससुराल से विमुख ना कर दे, यह सोचकर वह बेटी बहू को छुट्टियों सा माहौल देकर भरपूर स्पेस देती। पर जीजी बेचैन हो कहती, कब तक बहू की मेहमानी करोगी, उसे भी कुछ काम बताया करो। ऐसा नहीं था कि मानसी हाथ बटाने का प्रयास नहीं करती, पर वह स्वयं ही उसके अनभ्यस्त धीमे चलते हाथों को देख उब जाती और स्वयं काम ओढ़ लेती। वह जानती थी कि लैपटॉप पर थिरकती उंगलियां घरेलू कामों में निरी अनाड़ी हैं। मानसी और करण अपने कलीग्स के लॉकडाउन के संघर्ष बयानी करते हुए अपने भाग्य पर आघाते नहीं थकते। मम्मी, हम जयपुर होते तो हमारा क्या होता, अच्छा हुआ जो हम यहाँ आपके पास आ गए। उन दोनों के मुंह से कुछ ऐसा सा सुनकर उनका मन मयूर नाच उठा। सच तो यह था कि काम बढ़ जाने के बावजूद बेटे बहू के साथ रहने का संतोष अंतर्मन को भिगो देता। करण की शादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों उनके साथ इतने दिनों तक रहे थे। ऐसे में वह किसी ऐसे कारण को जन्म देना नहीं चाहती थी जिससे बच्चों में अपने घर जाने की लालसा जगे। कुछ दिन तो मज़े से रहे, फिर जीजी को अपने बेटे बहू और पोतों से मिलने की चाहत शुरू हो गई। यह लॉकडाउन कब खुलेगा कुसुम, वे बेचैन भरी स्वर में कहने लगे थे। उधर कोरोना को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तीसरे लॉकडाउन के आते आते जब थोड़ी ढील मिली तब एक दिन करण बोला, मम्मी, बुआ कई बार पूछ चुकी हैं कि कब चलेंगे, मेरे ख्याल से हमें अब जाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, उन्हें लाकर तो मुसीबत मोल ले ली, ना खुद से चैन से रहेंगी ना रहने देंगे। पहले यहाँ आने को बेचैन थी, अब यहाँ रहने का मौका मिला है तो जाने को छटपटा रही हैं। अरे, इतने दिनों का सोचकर थोड़ी आई होंगी, क्या जानती थी कि लॉकडाउन हो जाएगा। हमारा तो चलो ये अपना घर है, पर बुआ अपनी फैमिली तो मिस करती होंगी ना। अब जो भी हो, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, फिर ऐसे माहौल में वहाँ जाने का क्या तुक, खुद भी परेशान रहोगे, हमें भी चिंता में डालोगे। अच्छा ये बता, मानसी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तो ऐश ही है यहाँ। तो फिर ठीक है, जब तक तुम दोनों का ऑफिस का काम घर से चल रहा है यहीं रहो। रही बात जीजी की, तो उन्हें जयपुर भिजवाने का कोई इंतज़ाम कर लेंगे। अच्छा नहीं लगेगा मम्मी, हमारे साथ आई हैं तो साथ ही जाएंगी ना। करण को जीजी के पक्ष में खड़ा देखकर वह झुंझुलाई, वहाँ मानसी बिना मैट के संभाल पाएगी क्या घर। हम दोनों मिलकर मैनेज करेंगे मम्मी, ज़रूरत क्या है मैनेज करने की, यहाँ बना बनाया खाना मिल रहा है, उसकी थोड़ी कदर कर लो। माँ की आदेशात्मक झिड़की सुनकर करण चुप हो गया। कुसुम को जीजी की बेचैनी अब खटकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके और बच्चों के बीच जीजी आ रही हैं। तीसरा लॉकडाउन के ख़त्म होते होते एक बार फिर जीजी ने चलने की इच्छा जताई तो करण बोला, ठीक है, मैं आज पास के लिए आवेदन करता हूँ। यह सुनकर उसका मन दोनों की सुरक्षा को लेकर भय से निचुड़ सा गया। मन के भाव जीजी ने भाप लिए तो कहने लगी, चिंता क्यों करती है, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ही हैं, यहाँ ना आते तो क्या होता। ना आते तो बात अलग थी जीजी,
ऑफिस के साथ घर का काम, और घर का काम आसान कहाँ रह गया है। सफाई में जरा सी चूक हुई तो मुआ कोरोना, वह भीतर तक सिहर गई। उस वक्त जीजी ने बच्चों को इतना कमज़ोर ना बनाने की नसीहत दे डाली। करण भी हंसता हुआ बोला, 2 महीने से आपको सावधानियां बरतते देख रहे हैं। चिंता मत करो माँ, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ मम्मी, मैं पूरा प्रिकॉशन रखूंगी। मानसी भी पीछे नहीं रहे। और खाना कैसे बनाएगी, उसने पूछा। तो जीजी फिर बीच में कूद पड़ी, अरे बना लेंगे कच्चा पक्का। जब वे जाने को कह रहे हैं तो जाने दो ना, वहाँ अपने घर में फ्री फील करेंगे। तो यहाँ कौन सा बंधन है जीजी इन्हें, किसी चीज़ की चिंता नहीं है यहाँ। वहाँ तो सारा इंतज़ाम देखना होगा। देर से सबकी सुन रहे संजय भी बोल पड़े, कुसुम, जीजी ठीक तो कह रही हैं, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। अच्छा, तुम्हारी जीजी बच्चों की आड़ में खुद का हित साध रही हैं। वह कहना चाहती थी पर चुप रही। चिंता से कुछ हल नहीं निकलेगा, और रही काम की बात, तो जो नहीं आता वह सीख लेंगे। जीजी तसल्ली पर तसल्ली दिए जा रही थी, पर उनकी तसल्ली में छिपी स्वार्थपरता उसके अलावा किसी को नज़र नहीं आई। वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर वाकई चिंतित थी। जीजी ना होती तो वह जिद करके बच्चों को कैसे भी रोक लेती। करण ने सारी औपचारिकताओं के साथ ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवा लिया। जिस दिन उन्हें निकलना था उस दिन उनकी गाड़ी में खाना, राशन, सैनिटाइजर समेत ढेर सारा सामान रखवा दिया। मस्त रहना, सब ठीक होगा। बेटे बहू की चिंता में खुद को हल्का ना करना, संगीता जीजी चलते समय बोली। वह बाहर से तो मुस्कुरा दी, पर अंतर मन में जीजी के प्रति कुढ़न भर गई। जयपुर पहुंचकर करण मानसी के लिए बिना मदद के घर गृहस्थी संभालना वाकई टेढ़ी खीर साबित हुआ। वह भी उन्हें लेकर बहुत परेशान रहे। फिर हफ्ते भर बाद करण ने बताया कि एक मेड मैनेज कर ली है। वह उनकी सोसाइटी में ही किसी बाल बच्चेदार महिला के साथ रहते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनका काम कर जाती हैं। सुनकर उसे चैन आया। करीब 4-5 महीने बाद उसे मानसी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिली। संजय भी इसी बीच रिटायर हो गए। सो करण ने मानसी की प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आकर लंबे समय तक रुकने का आग्रह किया। इसी बीच फ़ोन पर ही हिदायतों और कुशल क्षेम का आदान प्रदान होता रहा। अब 2 दिन बाद वह बेटी बहू से मिलेंगे। घर में नन्हा मेहमान आएगा, यह सोचकर वह मुस्कुरा पड़े। अरे, यूँ आंखें मूंद कर काहे मुस्कुरा रही हो? कुछ मुझे भी बताओ, संजय ने उसे टोका। तो वह बोली, पोता पोती वाले हो गए हैं, यही सलोना स्वप्न देख रही थी। तुम्हारा सपना अब 2-2.5 महीने में फलीभूत होने वाला है। बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताओ। यह सुनकर एक लंबी लिस्ट उसने संजय को पकड़ा दी। 2 दिन तैयारी में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उदयपुर से जयपुर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। करण और मानसी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रात का खाना सबने साथ खाया। डिनर में संजय की पसंद की खीर और कुसुम की मनपसंद पूरन पोली बनाई गई थी। तुम्हारी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, कुसुम ने कहा। तो करण और मानसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन इतवार था। छुट्टी के दिन सुबह सुबह उठकर बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करूं, यह सोचकर वह देर तक लेटी रही। अंदर से खटपट की धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी थीं। सुबह से 2-3 बार कॉल बेल भी बज चुकी थी, पर वह उठी नहीं। आंखें मूंद वह देर तक सोती जागती रही कि तभी संजय ने उसे हिलाया। अरे देखो जरा, ये करण पोछा क्यों लगा रहा है? यह सुनकर उसकी नींद उड़ गई। फुर्ती से उठकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने हॉल में खड़ा करण पोछे का पानी बकेट में निचोड़ता दिखा। ये क्या कर रहा है तू? मेड कहाँ है तुम्हारी? गांव गई है मम्मी। मानसी की कंडीशन नहीं है पोछा लगाने की, इसीलिए मजबूरी है, करण ने हंसकर कहा। तो मानसी ने भी सफाई दी। मम्मी, वह आज शाम तक आ जाएगी। दरअसल उसके भतीजे की शादी थी, इसीलिए वह अपने गांव गई थी। तो बेटा किसी और को रख लेती, कुसुम के कहने पर मानसी बोली। मम्मी, बड़े नखरे हैं यहाँ इनके, कहती है परमानेंट रखोगे तो आऊँगी। और मेरी मेड तो इतनी अच्छी है कि उसे निकालने की बात सोच ही नहीं सकती, इसीलिए एक हफ्ता हम दोनों ने मैनेज कर लिया। और कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मैं तो समझी कि मेड आई होगी। कुसुम के धीरे से कहने पर करण हंसते हुए बोला,
पेपर वाला, दूध वाला आया था। और हाँ, मैं तो इतना धीरे धीरे बिना आवाज़ के काम कर रहा था, फिर भी आपने देख लिया। मैंने नहीं, तेरे पापा ने देखा, और उन्हें तो इतना धक्का लगा कि मुझे ज़ोर से हिलाकर बोले कि देखो, तुम्हारा बेटा पोछा मार रहा है। नाटकीय अंदाज में करण की फिरकी लेती कुसुम इस बार जोर से हंस पड़ी, तो संजय अचकचाकर सफाई देते हुए बोले, अरे इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। वो तो मैंने इसे कभी काम करते देखा नहीं ना, तो थोड़ा चक्कर में पड़ गया। पापा, लॉकडाउन ने हमें सब कुछ सिखा दिया, सही मायने में हमें आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ मम्मी, पर लॉकडाउन में पोछा मैंने लगाया है, करण तो झाड़ू लगाते थे। मानसी बोली, तो करण भी पीछे नहीं रहा। झाड़ू लगाने में इसे गर्मी लगती थी और पोछे में इसका वर्कआउट हो जाता था। अच्छा मम्मी, आज मैं पोहे और ढोकले बना रही हूँ। मानसी ने चाय का कप कुसुम को पकड़ाते हुए कहा तो वह विस्मय से बोली, कौन, तुम बनाओगी? तो कल तो खीर और पूरन पोली इतने स्वाद से खाई, करण ने मुस्कुराकर कहा। तो कुसुम का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वैसे मेरी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर कल रात का खाना मैंने बनाया था, कुसुम के गले में गलबहियाँ डालते हुए मानसी ने कहा। तो कुसुम भावुक होकर बोली, कब सीखा खाना बनाना? लॉकडाउन के दौरान। पर लॉकडाउन में तो मेड आती थी ना? कहाँ मम्मी, वो तो आपसे झूठ बोला था। हम लोग यहाँ तो गए, पर 2 दिन में ही घर का काम करने में हालत ख़राब हो गई। आपका फ़ोन आता और हम अपना दुखड़ा रोते, तो आप हमसे भी ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती। इसीलिए झूठ कह दिया कि मेड आने लगी है, जबकि सच यही था कि रो धोकर सारा काम खुद ही करना पड़ा। उन दिनों फ्रेंड्स सोशल साइट में खाने की नई नई डिशेज डाल रहे थे, तो हमने भी देखकर ट्राई किया। पहले तो खूब खाना बनाया, कभी जला तो कभी कच्चा खाया, फिर ठीक ठाक बनने लगा। घर के काम भी हमने बांट लिए। धीरे धीरे लगा सब इतना भी मुश्किल नहीं है। मानसी बता रही थी कि सहसा संजय उसके हाथों में 2,000 रुपये थमाते हुए बोले, ये रखो बहू, तुम्हारे हाथ की बनाई रात की खीर का सगुन। हाँ हाँ, ले लो ले लो, शादी के बाद की पहली रसोई में तो तुमने बस कलछी घुमाई थी। करण के मजाक पर मानसी हंसते हुए बोली, आजकल तो मेरी बड़ी कमाई हो रही है। परसों संगीता बुआ मेरे हाथ का खाना खाकर मुझे 500 रुपये दे गई हैं। जीजी का जिक्र आते ही कुसुम का अंतर्मन भीग सा गया। लगा वे बोल रही हैं, तेरी बहू तो बड़ी कामकाजी हो गई है, यही बताने के लिए फ़ोन किया, पर तूने तो उठाया ही नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं, जरा जीजी को बता तो दो। कहते हुए कुसुम ने मोबाइल हाथ में लिया कि तभी करण बोला, वैसे सगुन तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी कामकाजी हो गया हूँ। यह सुनकर कुसुम ने उसको निहारते हुए बोली, संगीता जीजी से ज़रा बात कर लूँ, तब तक तू सोच ले तुझे सगुन में क्या चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।